In today's class, we are going to proceed with our इकोनॉमिक सीबीएसई सैंपल पेपर। इसका जो कोड है आपका वो 030 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। सेक्शन ए जो होगा वो आपका मैक्रो का होगा, और सेक्शन बी जो होगा वो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होगा। राइट, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के, तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स। दिस पेपर कंटेन 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, तो ये आपके कितने के हो गए? 4 into 3 दैट इज 12 मार्क्स। दिस पेपर कंटेन 6 शॉर्ट आंसर ऑफ टाइप क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, तो ये भी हो गया आपका 24 मार्क्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है। एंड दिस पेपर कंटेन 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, तो ये भी हो गया आपका 24 मार्क्स। 20 + 12 + 24 + 24 करोगे, इट विल बी इक्वल टू 80 मार्क्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए जो आपका वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ओके, स्टेटमेंट 1, द कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एंड द assumption ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो आपको ये कहा जा रहा है, देखो यही हमने स्टडी किया था कि ये जो कंजम्पशन कर्व है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, और अगर हम इसका स्केड्यूल बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाते थे, 0 फिर 100 200 कांस्टेंट वैल्यू कंसिस्टेंटली इनकम को इंक्रीज करते थे। इसी तरह से जीरो लेवल ऑफ इनकम में कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता था, जिसको आप क्या कहते थे? ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर एक ऐसी स्टेज भी आती है जब y = c होता है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। हालांकि इसका क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपने इसको इंक्रीज किया 50 से, तो ये भी कितना कितना इंक्रीज होगा? 50 इंक्रीज होगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पे कांस्टेंट ही होगा। जैसा अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे पूछता हूँ, भाई यहाँ पे कितनी आपका कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ है? आप कहोगे +50। और आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? आप कहोगे +100। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो कितना हो जाएगा? कंजम्पशन में चेंज आया 50 का और इनकम में आया 100 का, ये हो गया 1/2 दैट इज 0.5। ये क्लियर हो गया? आगे देखो, यहाँ आपका इनकम कितना इंक्रीज हुआ? +100, और यहाँ आपका कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ? +50, फिर आपका 0.5 आएगा। ये क्लियर हो गया? तो ये भी आपका कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो आपकी ट्रू है। स्टेटमेंट 1 क्या है आपकी? ये तो आपकी क्या है? ट्रू है। फिर आगे चलते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है स्टेटमेंट 2 में, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल पैरेलल होता है। किस रीजन से पैरेलल होता है? जो वो गैप होता है वो क्या शो करता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले तो आप स्टेटमेंट 2 देखो। मैं यहां पर अगर ये मैंने बना दिया आपका एग्रीगेटिव, राइट, इसी तरह से आता है। और जो इनके बीच में ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है, ये क्या शो करता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है ऐसा। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है? वो ट्रू है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। किसका ठीक हुआ है? गुड, चले आगे। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? Owing to the Russia-Ukraine crisis, the world is experiencing rising food prices, means oil, तेल के दाम जो है, कच्चे तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू द सप्लाई साइड इश्यूज, यानी कि जितनी सप्लाई होनी चाहिए या जितनी हम डिमांड करें उतनी सप्लाई हो नहीं रही है। तो जब सप्लाई कम डिमांड ज्यादा तो प्राइस बढ़ता ही है। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आए तो किस में बात होती है? डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज में। Situation of the Indian economy from the following: production of car in India will rise, production and sale of cycle in India will rise, inflow of US dollar in India will rise, outflow। पहले तो बात ये समझो भैया, हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाना पड़ता है, और उसकी सप्लाई में इश्यू आ रहा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो ज्यादा हमें डॉलर US डॉलर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ US डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है,
तो देखो ये चीज समझाई जा रही है, इंडिया जो है वो इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल को। अब प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो आउटफ्लो है वो क्या होगा डॉलर का, वो बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पज। ये तो सिंपल था, क्या, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ही करता है ना, डिपॉजिट करता है फिर आगे लैंडिंग करता है। चलो जी फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। बीओपी की बात हो रही है, ठीक है। पहले तो इसका कंसेप्ट को समझते। देखो ये रहा। देखो जहां तक बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है, जो बीओपी है, इसमें हमने ये समझा था कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। एक होता है आपका करंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि इसमें जो है आपको अकाउंट से अपोजिट चल रहा है। यहाँ पर अगर इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगा तो आप क्रेडिट साइड में जाओ, उसको कहाँ पर शो किया जाता है, क्रेडिट साइड में। हालांकि अकाउंट्स में इनफ्लो को कहाँ पर शो किया जाता है, डेबिट साइड। और अगर आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगा तो उसको कहाँ पर शो किया जाता है, डेबिट साइड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर जब आपने करंट अकाउंट को बनाया था तो करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले क्या आया था, मर्चेंडाइज, इसको विजिबल गुड्स भी कहते हैं, जो विजिबल आइटम होती है आपकी। तो अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो कहाँ पर शो करोगे, क्रेडिट साइड में। अगर हम गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आउटफ्लो होगा, तो कहाँ पर शो होगा, डेबिट साइड। ये चीज क्लियर होगी। अब इसी चीज पर हम क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बात हो रही है सर्विसेज की, यानी कि इनविजिबल आइटम्स की। तो सर्विसेज में भी देख लेते हैं, ये इसकी बात हो रही है। सर्विसेज का अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो क्रेडिट करोगे, जब आप सर्विसेज दोगे तो क्या होगा, इनफ्लो होगा ना। ये बात समझ में आ रही है। और जब हम सर्विसेज बाहर की कंट्री से, फॉरेन कंट्री से अगर हम सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे तो इनको क्या करेंगे, हम आउटफ्लो करेंगे, तो इसमें आउटफ्लो होगा। इसका मतलब अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या होगा, डेबिट होगा। इसका रीजन सिंपल सा है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होता है और इनफ्लो का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होता है, आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, डेबिट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपनी स्टेटमेंट पर आओ। एक्सपोर्ट, जैसे आपने एक्सपोर्ट का, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि भैया यहाँ पर तो इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज हो, यहाँ पर क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। वो सर्विसेज की बात हो रही है तो करंट अकाउंट में जाएगा। ये तो ट्रिक, ये क्या है, ट्रिक। फिर स्टेटमेंट 2 कहती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड। अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इनफ्लो हो रहा है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो है आपकी कैपिटल अकाउंट में आती है। ये क्लियर हो गया। ये भी ट्रू है आपका, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करता हूं, देखो ये, अगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड होगा तो कहां पर शो करोगे, क्रेडिट। क्यों शो करोगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड होगा तो इसमें क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और आउटफ्लो होने का मतलब कहां पर शो करेंगे हम, डेबिट साइड में शो। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो जो राइट आंसर आएगा आपका इसका, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन सी। क्या किस किसका ठीक हुआ है, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कहता है नेट इन्वेस्टमेंट इज ए स्टॉक कंसेप्ट। नेट इन्वेस्टमेंट, इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। पहले तो ये बताएं। कैपिटल इज ए फ्लो कंसेप्ट, कैपिटल को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। आप बता दो क्या लगता है आपको। नेट इन्वेस्टमेंट को हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्या है, फ्लो। और कैपिटल तो पता ही है, ओपनिंग, बिगिनिंग, क्लोजिंग, एंड, तो पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है। तो फिर ये फ्लो कैसे हो सकता है, ये क्या है, स्टॉक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों ही गलत है दोनों गलत, ठीक है।
तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो देखो ये है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको मेजर करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथ साथ में इसको नोट्स में इसी तरह से लिखना है आपको, ठीक है। और कैपिटल को हम मेजर करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहां पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये तो हो गया स्टॉक। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो गया आपका फ्लो। ये क्लियर हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ये क्लियर है, ठीक है। फिर इसमें और वाला क्वेश्चन था। इसमें आपको ये कहा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पर दो तीन चीजें जैसे आपको दिखाई दे, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और तीसरा फेज कौन सा होता है, डिस्पोजिशन फेज। तो ये चीज समझ में आ गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। इसकी बात हो रही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जनरेशन फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, आउटपुट, ठीक है। सेकंड फेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फैक्टर पेमेंट। और थर्ड फेज क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर वाला होता है, इसको क्या होता है, डिस्पोजिशन फेज। क्या कहा जाता है, डिस्पोजिशन फेज। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपका। देखो ये होता है आपका फेजेस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट फेज जो होती है आपकी वो क्या होती है, दैट इज जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होता है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ए फैक्टर सर्विसेज। ये क्लियर हो गया। सेकंड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फैक्टर पेमेंट वाला। फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड, फैक्टर इनकम होती है, ठीक है। फिर होता है डिस्पोज, अब उनके पास इनकम आ गया, उसको खर्च करेंगे। इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो पहले ऑर्डर समझ में आ रहा है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, जनरेशन फेज, जनरेट करना, प्रोडक्शन। सेकंड फेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या, फैक्टर इनकम। और थर्ड फेज में जब वो इनकम आ गई है फिर उसको खर्च करना, दैट इज डिस्पोजिशन फेज। ये क्लियर हो गया, दैट इज डिस्पोजिशन फेज। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जोड़ू तो आप ऑप्शन देखो क्या है आपके। अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, फर्स्ट तो कह रहा है आउटपुट, ये तो ठीक कह रहा है, आउटपुट तो होगा यहाँ पर। जनरेशन में आउटपुट ही तो होता है, प्रोडक्शन होता है। और यहाँ क्या रहा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, डिस्पोजिशन। तो देखो ऑप्शन सी आएगा, आउटपुट यहाँ आ जाएगा आपका और डिस्पोजिशन यहाँ आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आता क्वेश्चन नंबर 6 में, इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। चलो के की वैल्यू गिवन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ₹30 करोड़। ऑटोनोमस कंजम्पशन ये क्या हो गया आपका, ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बात, द रेलिवेंट कंजम्पशन फंक्शन विल बी, भैया कंजम्पशन फंक्शन के लिए मुझे एमपीसी निकालना होगा। और के इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू क्या है, 4। क्या है, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। 4 1 जा 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इसको यहाँ ले जाओ तो -4 एमपीसी इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 4 -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। अब आप 3 को 4 से डिवाइड करो, 0.4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20, तो ये कितना आ गया, 0.75। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता था, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। अब सी बार क्या है आपका 30, तो C इक्वल टू हो जाएगा 30। ये जो एमपीसी है ये आपका बी होता है, तो ये हो गया 0.75y। तो आपको ये देखना 30 प्लस 0.7y, 0.75y। क्लियर हो गया, 30 प्लस 0.75y, यस और नो, क्लियर है। तो देखो, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये किस किस का ठीक है, गुड। इसके बाद और वाला क्वेश्चन देखो, कहता है इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। जितनी इनकम आपकी इंक्रीज हुई है वो सारी की सारी आपने क्या कर दी, खर्च कर दी, तो सेविंग हुई कुछ नहीं।
आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एमपीसी एमपीएस। तो एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस तो भैया जीरो है, डेल्टा एस तो जीरो है, बिकॉज इनकम के बढ़ने से सेविंग तो बढ़ी नहीं, सेविंग में तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो जीरो अपॉन एनीथिंग तो जीरो, तो आंसर क्या होगा आपका, इट इज इक्वल टू जीरो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ डैश, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट मोर मनी इन सर्कुलेशन, यस। कमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, तो इसमें भी होगी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्रेडिट ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट करे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। टैक्स रेट आर रेड्यूस, तो गवर्नमेंट अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, ये भी ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द बैंक रेट, ये गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 3। क्लियर है गानी, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, सपोज फॉलोइंग डाटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, ऑल फिगर आर इन करोड़, ठीक है। 2010 में विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीओपी का कंसेप्ट है यहाँ पर। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2010 टू 20 इज करेक्ट, इंप्रूव इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो भैया पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाल ले, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 2010 में कितना होगा 40, और ये 580 माइनस 460, ये कितना आएगा 120। तो क्या कह रहे हैं, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिल्कुल इंप्रूव कर रहे हैं। 2010 में कितना था 40 करोड़ था, और अब 120 करोड़, तो बढ़ रहा है, तो बस यही आंसर हो गया आपका। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एन इमेजिनरी कंट्री, विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल इंपोर्ट, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, एक्सपोर्ट होगा तो क्रेडिट करोगे, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो होगा। इंपोर्ट में क्या होगा कि डेबिट साइड में जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। इनविजिबल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हो रहा है फिर से, तो क्या होगा क्रेडिट आइटम, और इसमें क्या होगा इनफ्लो होगा। इनविजिबल इंपोर्ट, डेबिट आइटम है, डेबिट साइड में जाएगा, और इसमें क्या होगा आउटफ्लो। नेट करेंट ट्रांसफर, पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब हो गया आपका रिसीव माइनस पेड, तो प्लस में आ रहा है ना ये आपका, तो ये भी क्या है आपका इनफ्लो है। ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विल बी डैश डैश ऑफ रुपीज डैश करो, तो निकाल लेते हैं। रिसीव कितना हुआ टोटल, इनफ्लो कितना हुआ है 100 और 70, और इनफ्लो कितना हुआ है 15, करो इसका टोटल कितना आ रहा है 5 185। आउटफ्लो वाला करो 150 और 30 180, तो बैलेंस तो आपका क्या आ रहा है सरप्लस में आ रहा है, इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, और कितने सरप्लस में आ रहा है 5 CR, 5 CR, तो चेक कर लेते हैं। तो सरप्लस होगा, और कितना सरप्लस होगा 5 CR का। क्लियर है गानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, असर्शन क्या है आपका, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअल, यही पढ़ा था हमने। और एक्स एंटे का मतलब क्या होता है प्लान, जो आप प्लान करते हो। तो एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान, नहीं जी। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल, गलत है, ये तो फॉल्स है। क्लियर है। एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंटे सेविंग एस एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आई आर ऑलवेज इक्वल, यस, ऐसा ही अप्रोच पढ़ी थी हमने। तो इसमें आपका जो रीजन है वो तो ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं जी आगे, क्वेश्चन नंबर 10, सेविंग कर मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, होता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसकी प्रेजेंटेशन। सेविंग फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ये भी बात सही है, सेविंग और इनकम का बीच का रिलेशन दिखाता है सेविंग कर, बट ये इसका रीजन नहीं है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये नेगेटिव एक्सिस से जो शुरू होता है उसका रीजन क्या होता है कि भैया जब आपकी इनकम जीरो है
तो आपने फिर भी कुछ ना कुछ पैसा खर्च किया, वो किसी ना किसी से आपने लिया होगा, तो जिसने आपको दिया होगा उसने अपनी सेविंग से दिया होगा, तो उसकी सेविंग नेगेटिव में चली गई, वो नेगेटिव होने की वजह से ये आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट कर जाता है। रीजन गलत है, बातें दोनों ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? 10। देखो ये होता है आपका सेविंग कार्ड, यही होता है ना आपका, दिस इज योर सेविंग कार्ड। अब ये नेगेटिव इंटरसेप्ट से शुरू हो रहा है वर्टिकल एक्सिस में, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका रीजन ये होता है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर एग्जिस्ट मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जिसको आप सी बार कहते हैं, ये इसका रीजन होता है, विच इज कवर्ड फ्रॉम पास सेविंग, जिसको पास सेविंग से कवर करते हो, तो सेविंग हमारी नेगेटिव में चली जाती है, ये रीजन है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यही आंसर होगा आपका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये किसका ठीक हुआ है? गुड, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये कहा जा रहा है, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म्स ए एंड बी। ठीक है, फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000 टू फर्म बी। तो ये तो वैल्यू देखो, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर, तो ये हो गया आपका फर्म, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, और यहाँ आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेट दिस बी कॉलम में, लेट दिस बी कॉलम एक्स, ये हो गया कॉलम वाई। ठीक है, कॉलम एक्स और कॉलम वाई, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस आएगा x-1, यही चीज होता है। ठीक है, अब देखो फर्म ए फर्म बी, फर्म ए फर्म बी, ये आपके सारे कॉलम बन गए। अब ध्यान से देखो, फर्म ए ने सोल्ड किया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में जाएगा फर्म ए की, कितना सोल्ड किया? 2000। 2000 किसको सोल्ड किया? टू बी, टू बी। ये क्लियर हो गया? 2000 टू बी। चलो जी, इसके बाद फिर क्या गिवन है? और ये फर्म बी के लिए फिर ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो फर्म बी के लिए ये हो गया 2000 फ्रॉम ए। ये क्लियर हो गया? चलो आगे, आगे देखो, फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू फर्म बी एंड परचेज गुड्स फॉर ₹1000। फर्म ए की परचेज गिवन है 1000, 1000, तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेज। अब ए भी बेशक मत लिखो, बस ये समझ में आ रहा है आपको, सेल हो रहा है, ये परचेज हो रहा है। ठीक है, ओके। फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर 2500, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ गया, 2500 का एक्सपोर्ट किया है। एंड है डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल भी हुई है, तो ये भी इसमें जोड़ दो। तो कैलकुलेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। ओके, अब देखो, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 2000 माइनस 1000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 1000 आएगा, और ये हो गया 3500। ये टोटल सेल कितनी हुई है? 3500, और रॉ मटेरियल परचेज कितने का गया था? 2000, तो ये कितना आ गया आपका? अच्छा, ये हो गया 4000। ठीक है, 4000 माइनस 2000, तो ये भी कितना हो गया? 1000। ये क्लियर हो गया? ओहो सॉरी, 4000 माइनस 2000, ये हो गया 2000। तो टोटल जो आपका जीडीपी या टेम्पी आ रहा है, टोटल जो इसका टोटल होता है, सभी फर्म का टोटल होता है ना, ये आपका आ रहा है 3000। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? एनडीपी या टेम्पी। आपको फाइंड क्या करना है? एनडीपी या टेम्पी। तो देखो, जो फाइंड करना है वो है एनडीपी या टेम्पी।
और इक्वल टू क्या है, जीडीपी एट एमपी। ये निकलता है इस मेथड से, वैल्यू एडिशन मेथड से। अब मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो क्या करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन ही होता है, तो इसका मतलब जो आप माइनस करोगे वो क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो भैया जीडीपी एट एमपी कितना आया था आपका, 3000, माइनस क्या कर दिया आपने, 200, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा 2800, यही आ रहा था। क्लियर हो गया, 2800। तो प्रेजेंटेशन देखो कैसे करना था ये क्वेश्चन आपको। ये देखो, ये समझ में आया एग्जैक्टली आपको इस तरह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन में इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। देखो, फोर फॉर्म में वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000 थी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, 1000 परचेज किया। फॉर्म बी ने 2500 का एक्सपोर्ट किया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 1500 की डोमेस्टिक सेल की, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आ गई, 6000। ये क्लियर। और फॉर्म बी ने जो है वो परचेज किया था 2000 का, तो टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया 3000। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 1000 ऑफ फॉर्म ए, 4000 माइनस 2000, 2000 फॉर फॉर्म बी। तो वैल्यू एडिशन का टोटल कितना आ गया, 3000, विच इज जीडीपी एट एमपी। अब एनडीपी एट एमपी निकालना, तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आपका आएगा 2800। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर ए फ्री मार्केट एक्सचेंज। भैया जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वही होता है ना आपका। अब इस आंसर को किस तरह से आप दोगे, देखो ये होता है, इस पॉइंट पर आपका जो सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व जहां हमारा इंटरसेक्ट करता है वही आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल, यही होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ किसकी बात हो रही है, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस तरह से आपको ग्राफिकली दिखाना है इस चीज को। फिर लिखोगे किस तरह से, equilibrium rate of exchange is established at a point where the quantity demanded and quantity supplied of foreign exchange are equal। यही है। in the foreign exchange market if disequilibrium occur, हो जाता है ना कई बार ऊपर नीचे, कई बार सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड वो हो जाती है, इट may lead to a situation of excess demand or excess supply। यही हमने पढ़ा था, ठीक है। then the market mechanism will drive the exchange rate back to the equilibrium level। This implies that the free market forces of demand and supply will operate in such a manner that the equilibrium rate of exchange is automatically restored। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, आगे क्या पूछा गया आपसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस एंड एक्मोडेटेड ट्रांजैक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी लिखवाया है ये क्वेश्चन आपको। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, इसका बीओपी से कोई लेना देना नहीं, अबव द लाइन आइटम विच आर अंडरटेकन विद द इकोनॉमिक मोटिव दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। मैं एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा हूँ, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा हूँ, मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई मतलब नहीं, मेरी एक्टिविटी से सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, समझना क्या। लेकिन एक्मोडेटिंग ट्रांजैक्शन का क्या काम होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना, बीओपी को, समझ आ रही है मेरी बात। इसका क्या काम होता है, ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस, डेफिसिट है या सरप्लस है, ऐसी ट्रांजैक्शन तो फिर उसको कवर अप करना होता है। इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एक्मोडेटिंग, मींस इनका क्या काम होता है, बीओपी को बैलेंस करना। सरप्लस है तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करना कि उससे वो सरप्लस क्या हो जाए, कम हो जाए, डेफिसिट है तो उसको बढ़ाना। तो ऑटोनोमस पहले तो यही होगा, अबव द लाइन आइटम, एक्मोडेटिंग होता है बिलो द लाइन आइटम। अकाउंट की अगर हम बात करें तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो होती है वो करंट और कैपिटल दोनों में आती है, और ये लास्ट में, करंट के बाद कैपिटल, उसके बाद लास्ट में आती है रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ कैपिटल में आती है। और इसका पर्पस क्या होता है, इट रिजल्ट, इससे बीओपी सरप्लस में भी जा सकता है, डेफिसिट में भी जा सकता है। मैंने कहा इसको उससे मतलब नहीं, वे प्राइवेट
जो भी है आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो भी है, उनको इससे थोड़ी ना मतलब है बीओपी बैलेंस है, उनको तो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है। वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। और अकोमोडेटिंग क्या करते हैं, एलिमिनेट द बैलेंस ऑफ बीओपी सरप्लस और बीओपी डेफिसिट, ये उसको हटाती हैं, उसको बैलेंस में लेके आती हैं। समझ में आ गया? ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ एन इकोनॉमी प्लान टू इंक्रीज इट्स इनकम बाय 2000 करोड़, तो ये हो गया डेल्टा बाई, राइट, इनकम इतनी इंक्रीज करनी है। एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, ये हो गया आपका 0.75, यस और नो। एस्टिमेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये आपको निकाल। मुझे बताओ के इक्वल टू क्या होता है, पहले ये बताओ। डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आई होता है? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकता हूँ अगर आपको एमपीसी गिवन है तो? के इक्वल टू क्या होगा, 1/1 माइनस एमपीसी, होगा या नहीं होगा? तो ये हो गया आपका 1/1 माइनस 0.75, तो ये हो गया 1/0.25। डेसिमल हटाओगे तो ये हो जाएगा 100/25, और ये हो गया आपका 4। यस और नो? अब यही चीज मैं यहाँ पे रखूं तो 4 इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन इनकम तो आपको पता है, आपको ये निकाला कितना मैं इन्वेस्टमेंट करूं, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज करूं, इसको यहाँ ले जाओ, तो 4 इंटू डेल्टा आई। तो कितना मुझे इन्वेस्टमेंट में चेंज करना होगा कि मेरी इनकम जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाए, 2000 करोड़ से 500 करोड़ की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी इनकम में 2000 करोड़ का क्या करना है, चेंज करना है। समझ आ गया? तो आपका आंसर क्या होगा? इसके बाद है भैया आपका क्वेश्चन नंबर 14। आपको ये कहा जा रहा है, एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश इन द इकोनॉमिक टाइम्स ऑन 26 दिसंबर 2021, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बस यही रुक जाओ, मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है तो पैसा अपने पास रखा जा रहा है ना, सेल करके पैसा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रख रहा है, वो कब होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पर होता है। इन्फ्लेशन में ही होता है ना कि मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करेगा, तो उसमें एक फंक्शन ये भी था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, याद आ रहा है कुछ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ 8710 करोड़ इन द सेकेंडरी मार्केट ओवर द लास्ट 4 वीक्स टू ड्रेन आउट एक्सेसिव लिक्विडिटी। Identify the likely cause, inflation and the consequence behind this type of action plan of the Reserve Bank. चलो जी अब देखो, जो आपका आंसर होगा कुछ इस तरह से देना है आपको। The given instance where Reserve Bank of India has sold government securities in secondary market indicates towards inflation. देखो ये important point है आपका, this is the important point, inflation वाला मेन पॉइंट, रीजन यही है इसमें। समझ में आ रहा है? ठीक है। As a possible cause behind the action taken by RBI. अब कैसे? By selling of the government securities, RBI withdraws money from circulation and thereby reducing the lending capacity of the commercial bank. In this process, the economy will experience contraction of credit, leading to, इसमें क्या होगा, contraction of credit हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, leading to reduction in consumption, अपना आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Consequently, the inflationary pressure in the economy will get eased out. क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड अ स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन, होता ना उनका एक फंक्शन सुपरविजन, अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक। द कमर्शियल बैंक वाज इम्पोज्ड विद स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, पेनल्टीज लगाई गई। क्यों? क्योंकि जो उनकी रेगुलर ऑपरेशन थे उसमें कमी दिखाई, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। Owing to deficiency in regulatory compliances, as per the central bank, the inspection revealed non-compliances by a different direction issued by RBI on the following front: ATM cards में fraud हुआ, ensuring integrity and quality of data, loans to small borrower, इन सभी चीजों में कोई ना कोई कमी लगी है जो उन्होंने सुपरवाइज किया है। ठीक है, तो आपको ये बताना ब्रीफली द रेलिवेंट फंक्शन, तो ये कौन सा फंक्शन है, सुपरविजन वाला फंक्शन है ये आपका। ठीक है,
तो जो आप एक्सप्लेन करोगे इसको, वो किस तरह से करोगे, देखो, द गिवन टैक्स इंडिकेट द सुपरवाइजरी फंक्शन। तो यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया किस फंक्शन की बात हो रही है, ये सुपरवाइजरी फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, of the central bank under which the Reserve Bank of India regulates and supervises routine functioning of the commercial bank। ये क्लियर हो गया, ठीक है। Under this function, the RBI may exercise periodic inspection audit of commercial bank, filing of report by commercial bank and other statutory compliances। Statutory compliances क्या होता है, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। Statutory का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, और compliance का मतलब होता है adhering to। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये होगा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इज द लीगल फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है ना, आरबीआई बनाता है, दादाजी बनाते हैं, और सबको उसी को फॉलो करना होता है। एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद इन विच द इंडियन कंपनीज मस्ट वर्क। और यहाँ पर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस किसके लिए है, गवर्नमेंट हो गया यहाँ पे आरबीआई, और कंपनीज की जगह आप रखो कमर्शियल। तो वो जो फ्रेमवर्क बनाया गया उसमें अगर काम नहीं हुआ होता है तो उसमें आपको पेनल्टी लगाता है कौन, आरबीआई, किस पर, कमर्शियल बैंक। यहाँ पर वही चीज हुई है। Central bank may take necessary corrective and punitive action against the bank owing to deficiency in regulatory compliances। कि भैया जिस तरह से काम होना चाहिए था अगर उस तरह से नहीं है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कहानी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी हमारा इसी का और वाला पार्ट, रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट रेशियो आर इनवर्सली रिलेटेड होता है। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रिजर्व रेशियो होता है ना आपका, ठीक है। Credit creation are inversely related. Do you agree with the given statement? Justify your answer with a suitable numerical example। तो देखो जी, तो आपने ये कहा that yes there exists an inverse relation between reserve ratio and credit creation in the economy। क्यों? देखो मनी मल्टीप्लायर जो होता है 1 अपॉन रिजर्व रेशियो होता है। जितना रिजर्व रेशियो कम रहेगा उतना मनी मल्टीप्लायर ज्यादा, जितना मल्टीप्लायर ज्यादा होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। अभी चीज को एग्जांपल से दिखाना है आपको। तो आपने कभी नहीं होता क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर होता है। एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ इनिशियल डिपॉजिट इज ₹10,000 करोड़। पहले रिजर्व रेशियो आपने ले लिया 10%, फिर ले लिया 25। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 1 अपॉन रिजर्व रेशियो। 10% का मतलब 0.1। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो अगर इनिशियल डिपॉजिट आपका 10,000 रहेगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर दैट इज 1 लाख। और अगर आपका रिजर्व रेशियो 25% है तो 25% का मतलब 1/0.25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो अगर इनिशियल डिपॉजिट आपका 10,000 है तो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, 40,000। तो मोटी मोटी बात जो आपको मेन बात समझनी है वो है क्या, कि जैसे रिजर्व रेशियो आपका इंक्रीज हो गया, क्रेडिट क्रिएशन आपका क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। ये बढ़ गया तो ये कम हो गया। तो है ना इनवर्स रिलेशन, समझ में आ गया। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी कैन कंक्लूड दैट हायर द रिजर्व रेशियो लेसर क्रेडिट विल बी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमी। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन जीडीपी डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या था, बताओ। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, यही था। अब मुझे एक बात बताओ, वी नो दैट जो जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अच्छा, इस चीज से एग्री कर, तो रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी का इफेक्ट ही लिया जाता है, बेस प्राइस से कंपेयर। और जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें क्वांटिटी और प्राइस का इफेक्ट भी आता है। तो क्वांटिटी तो दोनों में ही सेम है, इसको हटा दो। तो कहने से जीडीपी डिफ्लेटर फिर आपको क्या बताता है कि पूरे साल में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस इफेक्ट है ये उसके बारे में हमें बताता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ये बात समझ में आई, होता क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया। नॉमिनल जीडीपी पर रेज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया जो भी गुड्स और सर्विसेज है उसमें जो प्राइस इफेक्ट में, प्राइस के इफेक्ट में जो चेंजेस आए हैं वो मेजर करके हमें बताता है। तो अब लिखोगे किस तरह से आप, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस, ये पॉइंट है, ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। जितनी भी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हुई है गुड्स और सर्विसेज का, प्राइस लेवल में क्या जो चेंजेस आए हैं, ये उसको मेजर करता है कि लेवल ऑफ प्राइस में क्या चेंजेस आए, ये उसको मेजर करके बताता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और कुछ है इस क्वेश्चन में? state and discuss any two precautions to be considered while estimating national income by expenditure method, ये भी डिस्कस किया था हमने। तो देखो, सबसे पहला जो प्रिकॉशन है जो आपको लिखना है वो क्या लिखोगे? एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। समझ में आ गया? इन द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स माइट नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द करंट। दूसरा प्रिकॉशंस क्या लेना? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं कंसीडर किया जाता बिकॉज वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता फाइनल गुड्स। Expenditure on intermediate goods are not to be taken into account to avoid the problem of double counting of value of goods and services. क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस करता है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है।